स्वीडन में कुरान जलाने वाले सलमान मोमिका की हत्या कर दी गई है। वो इराक के रहने वाले थे। वहाँ इस्लामी शासन आने के बाद उन्हें भागना पड़ा था। फिर उन्होंने स्वीडन में शरण ली थी। स्वीडन के ही होफ्सजो इलाके में उन्हें गोलियों से भून दिया गया। 2023 की गर्मियों में कुरान जलाने की कई घटनाओं के बाद से ही वो इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर थे। जिस दिन उनकी हत्या हुई है उस दिन भी उन्हें स्टॉकहोम की एक अदालत में पेश होना था। कुरान जलाने के बाद उन पर कई मुकदमे चल रहे थे। उन्हें अदालतों की दौड़ लगानी पड़ रही थी। नमस्कार, मैं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। सलमान मोमिका ने ईद उल अजहा के दौरान स्टॉकहोम की एक मस्जिद के सामने खुलेआम कुरान जलाया था। उन्होंने इराक के दूतावास के सामने भी कुरान जलाया था। सलमान मोमिका मात्र 38 वर्ष के थे। कुरान जलाने के बाद से ही उन्हें जान से मार डालने की कई धमकियां मिल रही थी। पूरे मिडल ईस्ट में कई विरोध प्रदर्शन हुए थे। इराक में तो लाखों की संख्या में लोग कुरान लेकर सड़क पर उतर आए थे और स्वीडन का झंडा भी जलाया गया था। लेकिन स्वीडन के अधिकारियों ने स्पष्ट कह दिया था कि कुरान जलाना उनके देश में अपराध नहीं है। वहीं इराक तो कई वर्षों से कह रहा था कि सलमान मोमिका को वापस सौंप दिया जाए। इराक का कहना था कि उसने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है और उसे वापस लाकर कड़ी सजा दी जाएगी। स्वीडन पिछले वर्ष अक्टूबर में दबाव में आकर उसका रेजिडेंस परमिट जो होता है वो भी रद्द कर देता है। लेकिन इराक में उसकी जान को खतरा होने के कारण उनके प्रत्यर्पण को फिलहाल रोक कर रखा गया था। सलमान मोमिका की हत्या ये बताती है कि मुस्लिम समाज अपने विरोधियों को नहीं भूलता है और देर सवेर उन्हें मौत की घाट सुला ही देता है। स्वीडन में तो 2.5% मुसलमान भी नहीं हैं, फिर भी उन्होंने वहां घुसकर उस व्यक्ति को मार डाला जिसे वो अपना दुश्मन मानते थे। सोचिए भारत की भविष्य में क्या स्थिति होने वाली है। आप कितने भी कट्टर हिंदू हों, मेरी आपको सलाह है कि पैगंबर मोहम्मद के विरुद्ध कुछ नहीं बोलें, भूल कर भी नहीं बोलें। कुरान या किसी भी इस्लामी प्रतीक से कोई छेड़छाड़ न करें। 2.5% जनसंख्या वाले स्वीडन में घर में घुसकर मार डाला जाता है। भारत में मुस्लिम समाज तो 20% है। सरकार में है, प्रशासन में है, हर जगह है। आपको कोई बचाने नहीं आएगा। अगर आपको कुरान में कहीं कुछ गलत दिखता भी है तो चुप रहें। इसे मेरी हताशा कहें या कुछ और, लेकिन व्यापक हिंदू हित में ये समय की मांग है। हम हिंदुओं को अपने परिवारों को भी देखना है और उनके लिए मजहब से ऊपर कुछ नहीं है। उनकी मजहबी सनक सारे नियम कानूनों, नैतिक मूल्यों और मानवता के सिद्धांतों की कब की सरतन से जुदा कर चुकी है। स्वीडन ने एक उदाहरण देखा है ना बस, भारत तो ऐसे कई उदाहरण देख चुका है। सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के हमले से लेकर अब तक यही तो देख रहे हैं भाई हम। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदू समाज अत्यधिक सहिष्णु है। कभी तैमूर तो कभी अकबर दिल्ली में आकर हिंदुओं की खोपड़ियों से मीनारें खड़ी कर देता है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ के अधिकतर राजनीतिक दल मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदों को पार कर चुके हैं। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ का कानून भी मुस्लिमों को विशेष रियायतें देता है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सरेआम शरिया कोर्ट लगाकर सजा दी जाती है। महिलाओं को बांधकर पीटा जाता है। इस्लाम पर कोई टिप्पणी मत कीजिए, वहाँ आलोचना भी स्वीकार नहीं है, वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। भारत में देखिए, ऐसा थोड़े न है कि हमारे समक्ष कोई उदाहरण नहीं है। कमलेश तिवारी, अक्टूबर 2019 में लखनऊ में हिंदू नेता कमलेश तिवारी के घर में घुसकर उन्हें 15 बार चाकू से गोदा गया, फिर नज़दीक से उनके चेहरे पर गोली मार दी गई। इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त सैयद आसिम अली को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। नुपुर शर्मा के सामने बार बार तस्लीम रहमानी जो है शिवलिंग का मजाक उड़ा रहा था। उन्होंने जवाब दे दिया तो उन्हें भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया। कतर के समक्ष हमारी सरकार को सफाई पेश करनी पड़ी। कन्हैया लाल तेली और उमेश कोल्हे का सरतन से जुदा कर दिया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने तो कन्हैया लाल तेली के हत्यारे मोहम्मद जावेद को भी जमानत दे दी है। आजकल AI काफ़ी चर्चा में है तो मैं थोड़ा सा इसको AI से जोड़ता हूँ। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमेरिका में जो मुस्लिमों की जनसंख्या है ना, वो 1.5% भी नहीं है। अमेरिका ChatGPT जैसा प्लेटफॉर्म बना देता है। अमेरिका में तो अब घुसपैठियों के खिलाफ और तेजी से कार्रवाई शुरू होने वाली है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस लौट आए हैं। चीन में मुस्लिमों की जनसंख्या 2% भी नहीं है। जो हैं उनमें अधिकतर उइगर मुसलमान हैं और चीन ने उनकी मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया है और वो कुरान भी वही पढ़ते हैं जिसे चीनी सरकार एडिट करके देती है। चीन क्या करता है, ChatGPT को टक्कर देने के लिए डीप सीक प्लेटफॉर्म बना देता है और अमेरिका का बाजार ही गिरा देता है। भारत में क्या होता है, यहाँ पे जातीय जनगणना, सहिष्णुता, ये सब को लेकर लेक्चर दिए जाते हैं। यहाँ सिर्फ सेक्युलरिज्म चलता है।
कहने का अर्थ ये है कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियों ने भांप लिया है कि खतरा कहाँ है, जबकि भारत बार बार घाव मिलने के बावजूद अनजान बना बैठा रहता है, जैसे हमें कुछ पता ही न हो। इस दौरान सलमान रश्दी की भी चर्चा आवश्यक है, जो इस युग के सबसे महान लेखकों में से एक हैं। जन्म भारत में ही हुआ, लेकिन वो यहाँ नहीं रह सकते। अगस्त 2022 में न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में उन्हें चाकू से गोद डाला गया। हमला ऐसा था कि वो कई महीनों तक अस्पताल में रहे, उन्हें अपनी एक आंख गंवानी पड़ी। 1989 में उनकी एक पुस्तक आई थी, द सैटेनिक वर्सेज। 33 साल बाद उनसे बदला लिया गया। मैंने कहा ना, ये लोग याद रखते हैं। 33 साल तो बहुत कम है। जिन्हें ये अपना दुश्मन मानते हैं, 1000 साल बाद उनकी पीढ़ियों से भी बदला ले सकते हैं। याद रखिए इस चीज़ को। सलमान मोमिका की हत्या से भारत को सीख लेनी चाहिए। कश्मीर में जब हिंदुओं का पलायन और नरसंहार हुआ, तब उनके बारे में आतंकियों को सूचना देने वाले कौन लोग थे? उनके पड़ोसी ही तो थे। और वो पड़ोसी कौन थे, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हत्यारे कौन थे, अब ये भी मैं बताऊं ज़रूरत नहीं है, हर जगह सबको पता है। हमारे देश में तो 9,40,000 एकड़ ज़मीन पर भी वक्फ नाम की एक इस्लामी संस्था का कब्जा है, जो शरीयत के हिसाब से चलती है, भारत के कानून के हिसाब से नहीं। यहाँ तो उपराष्ट्रपति भी ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिस पर एक महान वैज्ञानिक का करियर तबाह करने का और विदेश में हमारी खुफिया एजेंसियों के लिए कार्य करने वालों की जान लेने का आरोप है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं अनुपम के सिंह आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए TFI। नमस्कार।